लेकिन अब बात कर लेते हैं राइस की। और एक तरफ तो राइस इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर यह है कि एक्सपोर्ट्स में अच्छा खासा इजाफा हमने होते हुए देखा है। पिछले साल के मुकाबले जो एक्सपोर्ट है वो दोगुना हुआ है। और इनफैक्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में तो भारत की भूमिका अहम है ही। लेकिन किस तरीके की स्थिति पंजाब हरियाणा में देखने को मिल रही है, इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। बासमती मिलर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पंजाब के वीपी रंजीत सिंह जोसान हमारे साथ बने हुए हैं। रंजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो स्थिति समझना चाहेंगे आपसे, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है किसानों के लिए स्पेशली, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो पंजाब और हरियाणा का रोल सबसे बड़ा है। बट क्योंकि राइस की खेती में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, किस तरीके की दिक्कतें फिलहाल किसानों को झेलनी पड़ रही हैं, क्या स्थिति है? नमस्कार मैम। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे आपने जिक्र किया कि ग्लोबल मार्केट में हम आज लगभग 40% तक अपना शेयर रखते हैं इंडिया की तरफ से, लेकिन उसकी जो कीमत है वो पंजाब और हरियाणा के जो किसान वो उठा रहे हैं। जैसे कि आज आज की हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी राइस बिक रहा है उसमें मेजर शेयर पंजाब और हरियाणा का है। अगर नॉन बासमती की बात करें, इवन बासमती में भी हमारे दोनों स्टेट जो है सबसे टॉप की प्रोडक्शन करते हैं। और बासमती में मैं बात करें, पंजाब और हरियाणा को मिला के लगभग 200 लाख टन पैडी का प्रोड्यूस जो पंजाब और हरियाणा में होता है। और 47 आज़ादी के बाद जब आपातकालीन की स्थिति थी, तब आज बात होती है कि पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को सब्सिडाइज दी जाती है, या सब्सिडीज पावर के ऊपर है या किसी चीज के पेस्टिसाइड के ऊपर है। तो उसकी कीमत आज जो पंजाब और हरियाणा ने नुकसान किया है, पेस्टिसाइड की जमीन में लेवल को लेके, हवा खराब को लेके, मतलब कि अगर देश का पेट भरा है या इंटरनेशनल मार्केट का पेट भरा है, तो पंजाब और हरियाणा ने अपनी जमीन का बहुत बड़ा नुकसान किया। और वाटर एक्सट्रैक्शन इतनी कर दी कि आज पंजाब के 153 लगभग जो ब्लॉक हैं, उसमें से 75% जो ब्लॉक हैं, वो इतना पानी निकाल चुके हैं कि वो उसके अब डेंजर जोन में चल रहे हैं, और उसमें 111 तो ऐसे हैं जो क्रिटिकल जोन में चले गए। तो बात जहाँ तक राइस की, हम बढ़ रहे हैं, हम एक, लेकिन पंजाब और हरियाणा को एक राजस्थान जैसे पानी का लेवल इतना नीचे चला जाए, बना के हम देश के झंडा नहीं लहरा सकते कि हम भाई बासमती या नॉन बासमती एक्सपोर्ट में इतना शेयर ले लिया, साल में डबल कर लिया, या हम 40% शेयर में चले गए, लेकिन उसमें पंजाब और हरियाणा का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, खास करके किसानों को लेके। किसानों को अगर वाटर टेबल की बात करें, वाटर टेबल इतना नीचे चला गया है कि जो 3 साल पहले 80 या 30 फुट पे था पानी, अब वो 300 से 400 फुट तक पानी लेवल वाटर टेबल नीचे चला गया है। एक राइस केजी, जैसे आप कह रहे हो कि 1 किलो चावल उगाने के लिए 5000 लीटर तक पानी की जरूरत होती है। पंजाब और हरियाणा में राइस की कंजप्शन ना के बराबर है। हम राइस बहुत कम खाते हैं। नॉन बासमती, बासमती में हम जितना खाते हैं, उसमें भी हमारा मेजर जो है वो हम व्हीट के ऊपर डिपेंडेड है। पंजाब हरियाणा नॉर्थ इंडिया पूरे की बात करें, उगाते हैं हम सब पूरी दुनिया के लिए और पूरे देश के लिए। लेकिन किसान की आज सब्सिडी की बात होती है, किसान के लिए पेस्टिसाइड की बात होती है, सबके लिए एक ऐसा होता है कि किसान को इतनी बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, लेकिन बेनिफिट नहीं है वो, बेसिकली जो पंजाब का और हरियाणा का लॉस है, उसकी भरपाई भी नहीं हो पाती, जितनी सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या हरियाणा वो किसान को देती है। तो फिर क्या कदम उठाने चाहिए ताकि किसानों जो डिस्करेज हो रहे हैं, जो स्थिति बनी हुई है उसको डील करने के लिए, फिर एक्चुअल में कौन से वो दो चार स्टेप्स हैं जो इमीडिएट बेसिस पे लेने की ज़रूरत है? वैसे वैसे भी हम एसोसिएशन लेवल पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करते रहते हैं कि बहुत जल्दी एक स्टेप, मेजर स्टेप है। देखो आज पंजाब और हरियाणा की जो किसानी है, वो एमएसपी की वजह पे सिर्फ और पैडी और वीट के ऊपर डिपेंडेड है, कि उनको ये लगता है कि ये दोनों गारंटी सीड्स हैं, जो भी हम सोइंग करेंगे इसको सरकार खरीदती है। सरकार ने एमएसपी एक टाइम में इसलिए दी थी कि पंजाब, पूरे इंडिया को एक राइस की और वीट की जरूरत थी। हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, यूएस से और दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे, तब एमएसपी दी गई थी। लेकिन अब दूसरी जो सीड्स है, मेज है, पल्सीज है, जो को पंजाब हरियाणा में सोइंग हो सकती है। इवन कॉटन इतनी थी, शुगर केन इतनी थी कि पंजाब में एक लेवल था कि हम 40-30% शेयर कॉटन और इसमें पल्सीज में लेके चलते थे और शुगर केन में। लेकिन वहां सब्सिडी सपोर्ट नहीं करती, उसकी वजह से ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। सारा ही किसान जो पैडी की तरफ और वीट की तरफ एकदम चेंज हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाकी जो चीजें हैं, जो भी कमोडिटी है, चाहे वीट है, मेज है, वीट पे ऊपर है, मेज है, शुगर केन है, कॉटन है, उसको प्रॉपर किसान को बैकअप देना चाहिए एमएसपी की तरफ से। और ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए कि वीट को, राइस और वीट को डे ईयरली कम करना चाहिए। अभी सरकार चाहती है कि, अभी पंजाब में ऐसे हालात है मैम
कि 200 लाख टन हम पंजाब हरियाणा में पैडी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्पेस की इतनी बड़ी कमी है। एक टाइम ऐसे था कि हम डेफिशिएट थे पूरा कंट्री, आज इतना कि हम सरप्लस है। हम 800 लाख टन का स्टॉक लेके चल रहे हैं, जो आने वाले 4 साल में भी हम कंज्यूम नहीं कर पाएँगे, और हर साल 150 से 200 लाख टन की प्रोड्यूस ओनली पंजाब हरियाणा में हो रही है। तो सरकार को बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, एक पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कि इसको स्टेप बाय स्टेप ईयरली कम किया जाए। आज सवाल ये नहीं है कि भारत किसके दम के ऊपर एक्सपोर्ट कर रहा है, ये है कि किसान को कैसे बचाया जाए, पंजाब के पानी को कैसे बचाया जाए। कल को फ्यूचर में ये दोबारा हालात ना खड़े हो जाएँ कि कल को फिर इंडिया को कहीं सोचना पड़े कि हमें राइस और व्हीट कहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये बेटर इनफैक्ट जो बात कही रंजीत जी ने यहाँ पर बहुत ही सीरियस है, और काफ़ी समय से हम इस प्रॉब्लम की चर्चा सुन भी रहे थे कि जो वाटर क्राइसिस है, जो स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, वो एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट कर सकती है। जो ग्राउंड वाटर ड्रेन हो रहा है वो कहीं ना कहीं अंकुश लगा दे सकता है इंडिया के राइस मार्केट पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इनिशिएटिव्स हैं जो कि इमीडिएट बेसिस पे लेने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट सिचुएशन को समझना चाहें, किस तरीके के आंकड़े रहे हैं, क्या स्थिति है ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स में डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से? पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया तो कहीं भी कम्पीट नहीं कर पा रहा। जो म्यांमार, पाकिस्तान और अगर थाईलैंड, वियतनाम की बात करते हैं, तो लगभग इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो 320 से लेके $350 के बीच में नॉन बासमती राइस, व्हाइट राइस का हो रहा है, जबकि इंडिया की कॉस्टिंग ही 400 से ऊपर की बैठ रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो हम कहीं भी मैच नहीं कर पा रहे। नॉन बासमती की बात करें, बासमती में बिल्कुल हम लीड कर रहे हैं। बासमती में तो पाकिस्तान 10 लाख से 12 लाख टन का एक्सपोर्ट है, हमारा 60 से 65 लाख टन का एक्सपोर्ट है। तो बासमती में तो हम लीड कर ही रहे हैं, लेकिन नॉन बासमती में हम पिछले 6 महीने से पछड़ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू है, $280-85 पे ट्रेड हो रहा है, इंडिया की $90 पे है करेंसी। तो पाकिस्तान और थाईलैंड, वियतनाम को हम कम्पीट नहीं कर पाए। लगभग 40 से 50 से $70 का इवन डिफरेंस चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट के, जो इंडिया का राइस है। इसी वजह से इंडिया में इतना बड़ा बैकलॉग बन गया। 800 लाख टन राइस है, और उसका कैसे कंज्यूम होगा, कैसे वो आगे नए स्टॉक को सरकार मैच कर पाएगी। इवन एथनॉल के ऊपर भी, इंडस्ट्री के ऊपर भी सरकार ने काफ़ी जोर दिया है कि एथनॉल इंडस्ट्री को भी जो व्हाइट राइस है वो दिया जाए। लेकिन फिर भी जो स्पेस की प्रॉब्लम है, जो नई क्रॉप हर साल आ रही है, उसको कहीं भी एक पॉलिसी फ्रेम गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। उसको कैसे, इसको स्टॉक को लिक्विडेट कैसे किया जाए। एथनॉल बहुत बड़ी ऑप्शन है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। क्रॉप के डिवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान करना चाहिए। तो इंटरनेशनल मार्केट में हम आज की डेट में बासमती में लीड कर रहे हैं, लेकिन नॉन बासमती में हम पछड़ गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत क्लैप्स हो गए हैं। चलिए, शुक्रिया रंजीत जी आने के लिए शो में और इस मुद्दे पर बातचीत करके अपने व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। मनोज कुमार जैन, भूपेश हमारे साथ बने हुए हैं। चल वापस आते हैं।